पुणे के हिंजेवाड़ी में टेक पार्क की नियॉन लाइट्स आधी रात के काफी बाद भी ग्लास फसाड्स पर रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। लेकिन थर्ड फ्लोर कैफेटेरिया के अंदर फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एक कोल्ड अनवेवरिंग ग्लेयर छोड़ती हैं। संतोष लेमिनेट टेबल के एज पर बैठा था, हाथ में गुनगुनी चाय का पेपर कप थामे हुए। वह 28 ईयर्स का था, एक मिड साइज्ड आईटी सर्विसेज फर्म में सॉफ्टवेयर टेस्टर के रूप में काम कर रहा था और पर मंथ 45,000 रुपीज की सैलरी कमा रहा था। जिस दुनिया से वह आया था उसके लिए वह सैलरी एक एस्ट्रोनॉमिकल सम थी। संतोष का बचपन कंक्रीट ब्लॉक्स की रिदमिक डस्टी थड से नापा गया था। उसके फादर ने सोलापुर में डेली वेज कंस्ट्रक्शन मैसन के रूप में 40 ईयर्स बिताए थे, अपने सख्त कंधों पर दूसरे लोगों के ड्रीम होम्स का वजन उठाते हुए। उसकी मदर हर दोपहर 6 आवर्स तक अपने मिट्टी के फर्श पर एक बुनी हुई चटाई पर बैठती थीं, बीड़ियां रोल करते हुए, जब तक कि उनकी फिंगर टिप्स पर परमानेंटली डार्क ब्राउन दाग न लग जाएं। किसी अच्छे दिन पर 120 रुपीज कमाती थीं। दोनों को मिलाकर उसके पेरेंट्स ने एक पूरे कैलेंडर ईयर में कभी 35,000 रुपीज से ज्यादा नहीं देखे थे। जब संतोष को पुणे में जॉब मिली तो उसकी मदर ने लोकल टेम्पल में राहत के आंसू बहाए थे, इस विश्वास के साथ कि उनके बेटे ने सर्वाइवल और कंफर्ट को अलग करने वाली दीवार को तोड़ दिया है। फिर भी उस कॉर्पोरेट कैफेटेरिया में बैठे हुए संतोष ने आइसोलेशन का एक इंसिडियस सफोकेटिंग एहसास महसूस किया। उसके चारों तरफ उसके टीम मेंबर्स आसानी से अपने वीकेंड प्लान्स और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातें कर रहे थे। रोहन, एक 24 ईयर्स ओल्ड जूनियर डेवलपर जिसने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से सीधे कंपनी ज्वाइन की थी, उसने समोसों पर कैजुअली मेंशन किया कि कैसे उसके फादर ने अपनी फैमिली के स्टॉक पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर किया था ताकि वह हाई ग्रोथ डिफेंस सेक्टर फंड्स की तरफ टिल्ट हो सके। संतोष का पेट गांठ की तरह भिंच गया था। उसने हाँ में सिर हिलाया, अपना स्मार्टफोन निकाला और एक बर्निंग ह्यूमिलिएशन को छिपाने के लिए मीनिंगलेस न्यूज नोटिफिकेशंस स्क्रॉल करते हुए एग्रेसिवली अपनी स्क्रीन को घूरने लगा। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। उस रात खराड़ी में अपने सिंगल रेंटेड रूम में वापस आकर संतोष सो नहीं पाया। रात के 1:14 AM पर अपने मोबाइल फोन की ब्लू लाइट में उसने एक इनकॉग्निटो ब्राउजर टैब खोला और गूगल में टाइप किया, सिबिल स्कोर क्या है और इसे कैसे चेक करें। उसने इनकॉग्निटो मोड में सर्च इसलिए किया क्योंकि वह सच में इस बात से बहुत डरा हुआ था कि अगर वह इसे नॉर्मल ब्राउजर विंडो में टाइप करेगा तो उसका बैंक या उससे भी बुरा उसका एम्प्लॉयर मॉडर्न मनी की बेसिक मैकेनिक्स के बारे में उसकी इस कंप्लीट नासमझी को कहीं डिटेक्ट न कर ले। द फर्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल डिलेमा। पेरेंट्स की जनरेशन, कैश बेस्ड सर्वाइवल, फिजिकल लेबर एज सोल एसेट, सेफ्टी मतलब पोस्ट ऑफिस या गोल्ड, फाइनेंशियल सीलिंग, जीरो डेट। संतोष की रियलिटी, डिजिटल बैंकिंग और क्रेडिट स्कोर्स, कैपिटल मार्केट्स और कंपाउंडिंग, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, गोल, जनरेशनल वेल्थ। द साइलेंट बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल पायनियर। संतोष जो एक्सपीरियंस कर रहा था वह एक खास शांत दुख है जिसे मिलियंस ऑफ यंग इंडियन प्रोफेशनल्स हर सिंगल डे अपने साथ लेकर चलते हैं। यह आपकी ब्लड लाइन का फाइनेंशियल पायनियर होने का इमोशनल आर्किटेक्चर है। आपकी फैमिली ट्री का वह सबसे पहला इंसान जो फॉर्मल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की दहलीज पर कदम रखता है। जब आप पहले होते हैं तो आप रूम में बिना किसी ढाल के एंटर करते हैं। आपके कलीग्स काम के अपने पहले दिन एक इनविजिबल इनहेरिटेंस साथ लाए थे। जरूरी नहीं कि वह मिलियंस ऑफ रुपीस हों, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीज, फाइनेंशियल वोकेबुलरी। वे डिनर टेबल पर टैक्स सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और होम लोन बैलेंस ट्रांसफर्स जैसे टर्म्स सुनते हुए बड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे वेदर के बारे में बात की जाती है। उनके पेरेंट्स पेपर साइन करते थे, बैंक ब्रांचेस जाते थे और पोर्टफोलियो मैनेज करते थे। उनके लिए मनी एक ऐसा टूल था जिसे नेविगेट, ऑप्टिमाइज और डिप्लॉय किया जाना था। संतोष के लिए मनी हमेशा एक स्कार्स, वोलेटाइल रिसोर्स ही रहा था जिसे प्रोटेक्ट करना था और जिससे डरना था। उसके घर में मनी एक ऐसी चीज थी जो मंथ एंड से पहले ही खत्म हो जाती थी। जब स्कूल फीस की डेडलाइन पास आती थी तो बंद दरवाजों के पीछे उसके पेरेंट्स के बीच धीमी आवाज में होने वाले घबराए हुए आर्गुमेंट्स थे। ये सोने की वह चूड़ियां थीं जिन्हें उसकी मदर को गिरवी रखना पड़ता था जब भी उसके फादर स्कैफोल्डिंग से गिर जाते थे और 1 मंथ तक काम नहीं कर पाते थे। जब आपको जीरो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट होता है तो मॉडर्न इंडियन बैंकिंग मशीन आपका वेलकम नहीं करती, वह आपका शिकार करती है। गाइड करने के लिए कोई समझदार पेरेंट या मेंटर न होने की वजह से संतोष लालची फाइनेंशियल एजेंट्स के लिए एक आसान शिकार बन गया।
जब उसकी जॉब के सेकंड मंथ में एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव ने उसे कॉल करके एक स्पेशल वेल्थ क्रिएशन और लाइफ कवर प्लान ऑफर किया, तो संतोष ने डर के मारे पेपर्स साइन कर दिए। उसने अपनी टेक होम पे का 10% से भी ज्यादा, यानी हर महीने 5,000 रुपीज एक हाई कॉस्ट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप में लगा दिए, जिसने 5 इयर्स के लिए उसके पैसों को लॉक कर दिया और भारी एजेंट कमीशन में उसके रिटर्न्स भी खा गया। उसने ये इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि वह बेवकूफ था, उसने ये इसलिए खरीदा क्योंकि उसके पास कॉल करने के लिए कोई नहीं था। न कोई बड़ा भाई था जिसे बेहतर पता हो, न कोई अंकल थे जो फाइनेंस में काम करते हों, और न ही कोई फैमिली एडवाइजर था जो ये कह सके कि रुको, ये एक ट्रैप है, इसके बजाय एक प्योर टर्म पॉलिसी खरीदो। ये वह हिडन टैक्स है जो फर्स्ट जनरेशन पे करती है। आप इसे मिस हुई अपॉर्चुनिटीज में, महंगी गलतियों में, और सबसे बढ़कर एक भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर के रूप में पे करते हैं। वह लगातार परेशान करने वाली फुसफुसाहट कि आप एक इम्पोस्टर हैं, कि आप बाकी सबसे ईयर्स पीछे हैं और आप सब कुछ बिगाड़ देंगे। सेक्शन ब्रेक, द पिवट। आप पीछे नहीं हैं, आप ओरिजिन हैं। अब इस झूठ को पूरी तरह से तोड़ने का टाइम आ गया है। अगर आप आज संतोष की जगह पर खड़े हैं तो इस सच को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सुनिए, आप पीछे नहीं हैं, आप ओरिजिन पॉइंट हैं। इंडिया की हर एक वेल्दी और फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली, चाहे उनके डिसेंडेंट्स आज गुड़गांव में लग्जरी सेडान चलाते हों या मुंबई में बड़े इंडस्ट्रियल कांग्लोमेरेट्स संभालते हों, हिस्ट्री में एक ऐसा मोमेंट आया था जहां उनकी स्टोरी बदल गई। कभी न कभी एक फर्स्ट जनरेशन थी जिसने कुछ नहीं से शुरुआत की थी। अंबानी परिवार के साम्राज्य की शुरुआत अदन के डॉक्स पर खड़े धीरूभाई से होती है, जो पेट्रोल के धब्बों से भरे कपड़ों में एक क्लर्क के रूप में मामूली सैलरी कमाते थे। प्रेमजी बिरला, या आपके होमटाउन का वो लोकल बिजनेस ओनर जिसके पास 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी की फाइनेंशियल लिगेसी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जो जीरो इनहेरिटेड कैपिटल, जीरो इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस और अनसर्टेनिटी के पहाड़ के साथ एक कमरे में बैठा था। सर्वाइवल के लो मार्जिन ट्रेडमिल में फंसी रहने वाली फैमिली और एक ऐसी फैमिली जो लास्टिंग फ्रीडम बिल्ड करती है, उनके बीच का डिफरेंस कोई सुपीरियर टैलेंट या चमत्कारी लक नहीं है। ये एक सिंगल इंडिविजुअल का सोच समझ कर लिया गया कॉन्शियस डिसीजन है जो कहता है कि इस ब्लड लाइन में फाइनेंशियल इलिटरेसी का साइकिल मेरे साथ ही खत्म होता है। चैप्टर 1 के पापा के बारे में सोचिए। क्या आपको उनकी स्टोरी याद है? पापा ऐसे इंसान नहीं थे जिनमें डिसिप्लिन या प्यार की कमी हो। उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 40 ईयर्स तक रोजाना 12 आवर्स काम किया, अपनी हेल्थ, अपनी खुशियां और अपनी जवानी सैक्रिफाइस की। फिर भी अपनी लाइफ के एंड में एक थके हुए शरीर और एक मामूली ग्रेच्युटी चेक के अलावा उनके पास दिखाने के लिए लगभग कुछ नहीं बचा था, जिसे मेडिकल बिल्स ने तेजी से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पापा की ट्रेजेडी कभी वर्क एथिक की कमी नहीं थी, ये फाइनेंशियल एजुकेशन की पूरी तरह से गैर मौजूदगी थी। उन्होंने एक ऐसे रिग्ड सिस्टम के अंदर काम किया जिसे उनकी मेहनत का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था, जबकि उन्हें इस बात से पूरी तरह अनजान रखा गया कि पैसा असल में कैसे काम करता है, कैसे कंपाउंड होता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है। संतोष अपने उन कॉरपोरेट साथियों का कोई इंफीरियर वर्जन नहीं है जिन्हें शुरुआत में बढ़त मिली थी। संतोष अपने पिता के सबसे कठिन सैक्रिफाइसेस का पूरा होना है। उसके पास वो वन मिरेकुलस एडवांटेज है जिससे उसके पिता को सिस्टमैटिकली दूर रखा गया था, और वो है नॉलेज तक एक्सेस। पापा रात के 1 AM पर स्मार्टफोन खोलकर ये नहीं समझ सकते थे कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं या इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। संतोष ऐसा कर सकता है। संतोष के पास वही एडवाइजर, प्रोटेक्टर और आर्किटेक्ट बनने की पावर है जिसकी पापा को सख्त जरूरत थी, लेकिन वे कभी पा नहीं सके। द लीनियज ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेशन 1 पापा, फिजिकल लेबर, फाइनेंशियल इलिटरेसी, डिफेंसिव सर्वाइवल लीड्स टू जनरेशन 2 संतोष, द ओरिजिन पॉइंट आप यहां हैं। नॉलेज वर्कर, फाइनेंशियल एजुकेशन, सिस्टम को आउटस्मार्ट करना, स्ट्रेटेजिक एसेट बिल्डिंग लीड्स टू जनरेशन 3 द फ्यूचर लीनियज। इनहेरिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल बेस और कंपाउंडिंग एसेट्स, ट्रू जनरेशनल फ्रीडम। सेक्शन ब्रेक, कंपैरिजन बायस के साइकोलॉजिकल ट्रैप को डीकंस्ट्रक्ट करना। लिनिएज आर्किटेक्ट के इस रोल में कदम रखने के लिए संतोष को सबसे पहले उस मेंटल केज को तोड़ना होगा जिसने उसे पैरालाइज कर रखा है। सेक्शन 3.1 में हमने कंपैरिजन बायस के मैकेनिक्स को समझा था, वह साइकोलॉजिकल ग्लिच जहां इंसान का दिमाग अपनी वर्थ को अपनी एब्सोल्यूट ट्रेजेक्टरी से नहीं, अपने आसपास खड़े लोगों से, अपनी रिलेटिव प्रोक्सिमिटी से जज करता है। जब संतोष कैफेटेरिया में बैठता है और अपने ₹0 के स्टॉक पोर्टफोलियो की तुलना रोहन के इनहेरिटेड फैमिली इन्वेस्टमेंट्स से करता है,
तो उसका दिमाग एक गहरे फेलियर को रजिस्टर करता है। लेकिन यह एक सीवियर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। यह उस रनर के इक्विवेलेंट है जिसने ऑफिशियल स्टार्टिंग लाइन से मैराथन शुरू की, और वह उस कंपटीटर को देख रहा है जिसे किलोमीटर 25 पर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया था, और यह कंक्लूड कर रहा है कि मैं एक टेरिबल रनर हूं क्योंकि वह मुझसे आगे है। आइए संतोष की फाइनेंशियल रियलिटी को एक ऑब्जेक्टिव और अनवार्निश्ड लेंस से देखते हैं। एज और टाइम होराइजन। वह 28 ईयर्स का है। वेल्थ क्रिएशन की फिजिक्स में टाइम इनिशियल कैपिटल से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। 30 ईयर्स की कंपाउंडिंग सामने रखने वाले एक 28 ईयर ओल्ड के पास वह स्ट्रक्चरल एडवांटेज होता है जिसे कोई 50 ईयर ओल्ड एग्जीक्यूटिव पैसे से वापस नहीं खरीद सकता। अर्निंग कैपेसिटी। वह एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में बेसलाइन के तौर पर 45,000 रुपये पर मंथ कमाता है। डेट स्टेटस। उसके सिर पर जीरो हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन या कंज्यूमर डेट का बर्डन लटका हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी। उसके करंट लिविंग एक्सपेंसेस मॉडेस्ट हैं क्योंकि वह सिंपली जीना जानता है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस जो अक्सर उसके वेल्दी साथियों में नहीं होती। जब आप मैथमेटिकल ट्रुथ को कैलकुलेट करते हैं तो संतोष किसी फाइनेंशियल होल में नहीं है। वह एक प्रिस्टीन स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है जिसके पास इमेंस और अनएक्सप्लॉइटेड पोटेंशियल एनर्जी है। क्या आपको सेल्वी याद हैं, वो डोमेस्टिक वर्कर जिनसे हम चैप्टर 4 में मिले थे? सेल्वी ने कभी हाई स्कूल के अंदर कदम भी नहीं रखा था। कॉर्पोरेट आईटी पार्क तो बहुत दूर की बात है। वो चेन्नई में अपार्टमेंट्स की सफाई करके संतोष की इनकम का बस एक छोटा सा हिस्सा कमा पाती थी। फिर भी सेल्वी ने एक फंडामेंटल ट्रुथ पहचान लिया था। वेल्थ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आप अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच कितना सिस्टमैटिक गैप क्रिएट करते हैं और उस गैप को कहाँ डायरेक्ट करते हैं। सेल्वी ने हर एक महीने बस 200 रुपीस एक मोडेस्ट डिसिप्लिन्ड एसेट पाइपलाइन में अलग रखना शुरू किया। उन्होंने मनी मैनेज करने के लिए अमीर होने का वेट नहीं किया, उन्होंने मनी इसलिए मैनेज की ताकि वो आखिरकार फ्री हो सके। एक डेकेड में रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन की शर्म के आगे झुकने से इनकार करके सेल्वी ने एक ऐसा फाइनेंशियल शील्ड बना लिया जिसने लोकल मनी लेंडर्स से प्रेडेटरी लोन्स लिए बिना उनके बच्चों को कॉलेज पहुंचा दिया। सेल्वी सही मायनों में एक फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बिल्डर थी। अगर डेली वेजेस कमाने वाली एक डोमेस्टिक वर्कर उस सिस्टम को मात दे सकती है जो उसे गरीब रखने के लिए बनाया गया है, तो पर मंथ 45,000 रुपीस कमाने वाले एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास किला बनाने के लिए जरूरी हर टूल मौजूद है। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम शेम टू एजेंसी रिराइटिंग योर स्टोरी। एक फर्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल पायनियर के रूप में आप जो इमोशनल वेट कैरी करते हैं वो रियल है। यह नाटक करने का कोई मतलब नहीं है कि जब आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं या बेहतर जानकारी न होने की वजह से कोई कॉस्टली मिस्टेक करते हैं तो दुख नहीं होता। लेकिन उस वेट में डूबे रहना एक ऐसा लग्जरी है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको उस इमोशनल वेट को फोकस्ड एजेंसी में ट्रांसलेट करना होगा। द मेंटल लीप पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना। विक्टिम नरेटिव से फाउंडर नरेटिव तक। इस सोच से कि मुझे मनी के बारे में कुछ नहीं पता, इस सोच तक कि मैं आज रूल्स सीख रहा हूं, इस सोच से कि मेरी फैमिली के पास कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं है, इस सोच तक कि मैं ही फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हूं, इस सोच से कि मैं अपने पियर्स से पीछे हूं, इस सोच तक कि मैं ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, इस सोच से कि सिस्टम इंटिमिडेटिंग है, इस सोच तक कि मैं इसे आउट स्मार्ट करना सीख रहा हूं। हर बार जब आप एम्बैरेसमेंट की उस चुभन को फील करें तो उसे इंस्टेंटली रिफ्रेम करें। ओल्ड नरेटिव, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है क्योंकि मुझे नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। न्यू नरेटिव, मैं अपनी फैमिली की हिस्ट्री में पहला पर्सन हूं जिसके पास किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की पावर है। मेरी इग्नोरेंस टेम्परेरी है, मेरी ट्रेजेक्टरी परमानेंट है। ओल्ड नरेटिव, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं दिया। न्यू नरेटिव, मेरे पेरेंट्स ने मुझे लाइफ, वैल्यूज और सैक्रिफाइस दिए, मैं उनके लिए सेफ्टी नेट हूं और जो मेरे बाद आएंगे उनके लिए लॉन्चिंग पैड हूं। आप अपने फाइनेंशियल पास्ट के विक्टिम नहीं हैं, आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर के फाउंडर हैं। अपने आप को उसी स्ट्रेटेजिक फोकस, सीरियसनेस और पेशेंस के साथ ट्रीट करें जो एक फाउंडर डे वन स्टार्टअप में लाता है। आप किसी बिल्कुल नई एंटरप्राइज से डे वन पर 100 ईयर ओल्ड कॉरपोरेशन के रेवेन्यू को मैच करने की उम्मीद नहीं करेंगे। फिर आप अपनी पर्सनल बैलेंस शीट से उन फैमिलीज को मैच करने की उम्मीद क्यों करते हैं जो 3 जनरेशंस से एसेट्स एक्यूमुलेट कर रही हैं। सेक्शन ब्रेक। द प्लेबुक अहेड। ये चैप्टर वैग एनकरेजमेंट का कलेक्शन नहीं है, ये संतोष का स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशनल मैनुअल है। ये आपका ऑपरेशनल मैनुअल है। हम सिस्टमैटिकली हर उस स्ट्रक्चरल ट्रैप को डिमोलिश करने जा रहे हैं
जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अनसस्पेक्टिंग मिडिल क्लास के लिए सेट करता है, और हम उन्हें आयरनक्लेड सिस्टम्स से रिप्लेस करने जा रहे हैं, जिन्हें वेल्थ कैप्चर करने और उसे आपके हाथों में रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ वो एग्जैक्ट जर्नी है जो हम बाकी चैप्टर में एक साथ तय करने वाले हैं। वन स्टॉपिंग द लीक्स सेक्शन 10.2। इससे पहले कि आप वेल्थ बिल्ड कर सकें, आपको अपनी करंट इनकम के सिस्टमिक एक्सट्रैक्शन को रोकना होगा। हम उन एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स का एनालिसिस करेंगे, हिडन बैंक चार्जेस और बैड इंश्योरेंस पॉलिसीज से लेकर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप्स तक, जो यंग प्रोफेशनल्स के अकाउंट से पैसा तब निकाल लेते हैं जब उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। बिल्डिंग द डिफेंसिव शील्ड सेक्शन 10.3। आप ऑफेंस नहीं खेल सकते अगर एक सिंगल मेडिकल इमरजेंसी या जॉब डिसरप्शन आपको वापस जीरो पर ला सकती है। हम एक बुलेट प्रूफ डिफेंसिव आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जैक्ट इमरजेंसी फंड साइजिंग, नॉन नेगोशिएबल टर्म इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज और हेल्थ कवर फ्रेमवर्क्स जो ये सुनिश्चित करते हैं आपका वेल्थ बिल्डिंग कभी डिरेल न हो। डी-रिगिंग द इन्वेस्टमेंट मशीन सेक्शन 10.4 और 10.5। हम इंडियन स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिमिस्टिफाई करेंगे। आप सीखेंगे कि ओवरप्राइज्ड मिडलमैन स्कीम्स को कैसे बाईपास करें, बैंक मैनेजर्स द्वारा पुश किए जाने वाले टॉक्सिक प्रोडक्ट्स से कैसे बचें, और ऑटोमेटेड लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस कैसे सेट अप करें जो इकोनॉमी में रियल ओनरशिप बिल्ड करती हैं। द टैक्स ऑप्टिमाइजेशन इंजन सेक्शन 10.6। टैक्स सिस्टम इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि यह एसेट ओनर्स को रिवॉर्ड देता है और वेज अर्नर्स पर हैवी टैक्स लगाता है। हम मैप आउट करेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास अर्निंग प्रोफेशनल कानून में मौजूद हर प्रोविजन का इस्तेमाल करके लीगली, एथिकली और एग्रेसिवली अपना टैक्स फुटप्रिंट ऑप्टिमाइज कर सकता है। द लिनिएज ट्रांजिशन सेक्शन 10.7 और 10.8। फाइनली हम देखेंगे कि अपनी फैमिली को साथ कैसे लाएं, स्टॉक मार्केट से डरने वाले पेरेंट्स के साथ डेलिकेट कल्चरल कन्वर्सेशंस को कैसे नेविगेट करें, पुरानी एंसेस्ट्रल लायबिलिटीज को कैसे क्लियर करें और अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करें, ताकि आपके बच्चों को कभी रात को अंधेरे में 1 AM पर सिबिल स्कोर क्या है सर्च न करना पड़े। सेक्शन ब्रेक। संतोष ने उस रात 2 AM पर अपना लैपटॉप बंद किया, लेकिन उसके पेट में घबराहट की जो गांठ थी वह अब जा चुकी थी। मैजिकली उसके पास कोई 10 लाख का पोर्टफोलियो नहीं आ गया था। उसके सैलरी अकाउंट में अभी भी सिर्फ 14,000 रुपये ही बैठे थे, और उसके पेरेंट्स अभी भी सोलापुर के अपने छोटे से घर में रह रहे थे। लेकिन उसके माइंड के बहुत गहरे में कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हो गया था। वह अब अपनी लाइफ को इस लेंस से नहीं देख रहा था कि उसके पास क्या कमी है, वह इसे उस लेंस से देख रहा था कि वह क्या बिल्ड करने जा रहा है। उसने खुद को अपने अमीर कलीग्स से पीछे छूटते हुए एक स्ट्रगलिंग टेस्टर के रूप में देखना बंद कर दिया था, और खुद को उस आर्किटेक्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया था जो अपनी फैमिली की डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल देगा। पेज टर्न कीजिए, प्लेबुक को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है।